नमस्कार, मैं निर्मल तिवारी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के बेहद खास कार्यक्रम कल, आज और कल के लिए यहां पर मौजूद हैं और आज चर्चा का विषय है वन विभाग, उससे जुड़े मुद्दे। हमारे साथ इस समय बेहद खास पैनल मौजूद है। आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका परिचय भी करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ PCCF हॉफ डॉक्टर DN पांडेय साहब मौजूद हैं। उनके बिल्कुल बाजू में आप देख सकते हैं धीरेन्द्र गोदा जी, जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर हैं। अक्षय सिंह जी, रिटायर्ड IAFS। रोहित गंगवाल, एक बेहद प्रख्यात वाइल्ड लाइफर। इधर डॉक्टर UM साय साहब, आप रिटायर्ड IAFS हैं। सुनील मेहता जी, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य और एक बहुत ही प्रख्यात वाइल्ड लाइफर। उनके साथ दिनेश दुरानी जी, सरिस्का फाउंडेशन के आप चेयरमैन हैं। राज चौहान साहब, आप एक बेहद प्रख्यात वाइल्ड लाइफर हैं। और धीरज कपूर जी, जिन्होंने झालाना को लेकर खासकर बहुत ही यूनिक काम किया है। लीजिए, अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले पांडे साहब, आपके पास आता हूँ। चूँकि वन विभाग, पूरा जो जंगलात महकमा है, उसको आप संभाल रहे हैं और चूंकि हमारा विषय भी है कल, आज और कल तक पूरे अगर वन विभाग के परिदृश्य को देखें तो किस तरह के हालात थे, और वर्तमान में चूंकि बहुत वानिकी पे बहुत काम हुआ है, वन और वन्यजीव संरक्षण पे भी काम हुआ है, वर्तमान हालात क्या हैं, और कल किस तरह की योजनाएं जो आप लेकर के सामने आएंगे जिनसे कि वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में तेजी से काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत बड़ा है। कल तक जो हुआ, आप ये कह सकते हैं, राजस्थान वानिकी के क्षेत्र में देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता वनों, वन्यजीवों और लोगों की आजीविका के प्रति रही है और जितने भी क्रियान्वयन हुए हैं वो उसे दर्शाते हैं। बेहद संक्षेप में देखें तो पूरे राज्य में प्रोटेक्टेड एरियाज़ का घोषित किया जाना, प्रोटेक्टेड एरियाज़ का प्रबंध करना, वनीकरण करना, वनों से लोगों की आजीविका सुदृढ़ करना, इसके अलावा लोगों को वनों से जो जोड़ने का मुख्य कार्य है वो सब करना। तो कुल मिलाकर एक वाक्य में अगर कहें तो वर्ष 1995 के बाद राजस्थान में वनों का नेट लॉस ना होना कल तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हम कहाँ हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश के श्रेष्ठतम ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट्स अगर इस देश में कहीं मिलते हैं तो वो राजस्थान में हैं। और राजस्थान के जो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट हैं वो बेसिकली टाइगर की वेस्टर्न मोस्ट लिमिट बनाते हैं। टाइगर एक प्रतीक के रूप में है, उसकी पूरी खाद्य श्रृंखला यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के प्रोटेक्टेड एरियाज़ विश्व के श्रेष्ठतम प्रोटेक्टेड एरियाज़ में से शामिल हैं। कल हम कहाँ रहना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में 4-5 बातें मुझे कहनी होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रकृति और मानव का बेहद मजबूत जोड़ हमें खड़ा करना होगा। जब तक इंसान प्रकृति से स्नेह नहीं कर पाएगा तब तक इस प्रकृति का बचना बहुत मुश्किल है, और प्रकृति के ना बचने से इंसान का बचना संभव नहीं है। जी, ये तो पांडे साहब ने एक, चूंकि आप हॉफ भी हैं, जंगलात महकमे को आप संभाल रहे हैं, उसके मुखिया हैं। मेहता जी, आपके पास आना चाहूँगा। पांडे साहब ने बहुत सारी बातें की, इको टूरिज्म की भी बात की, उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, मानव और वन्य जीवों के बीच में किस तरह समन्वय, उसकी बात करते हैं। क्या इसके लिए, अगर हम जिस तरह से बात की जा रही है सरिस्का से अगर झालाना जयपुर तक के जोड़ने की बात की, क्या लगता है क्या इस तरह के कार्यक्रम हाथ में ले जाने चाहिए? ऐसे कौन से काम और होने चाहिए कि ताकि इंसान और वन्य जीवों के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो भी रुके, जो जंगलों के अंदर जो गांव बसे हुए हैं उनका विस्थापन हो सके, और वन क्षेत्र को बढ़ाने की बात करते हैं क्योंकि वन बहुत सिकुड़ते जा रहे हैं। पिछले 2-3 दशकों में देखा वन बहुत सिकुड़े, तो वनों का आकार भी बढ़े ताकि स्वच्छंद विचरण अगर वन्यजीव करना चाहता है तो वो भी करे, और इंसानी जो दखल है वनों के अंदर खासकर वो रुके। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं, जो पांडे साहब ने कहा, पांडे साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि वन्यजीव और मानवता के बीच में बेहद सुदृढ़ प्रेम को जागृत किया जाए। उसके बिना न तो वन्यजीव बचेंगे, न हमारा पर्यावरण बचेगा और न ही मानव जाति बचेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया। इसी मैसेज में हम आगे बढ़ते हुए आज अगर अपन 1972 से देखें तो 1972 में बात चलती थी कि क्या
बाघ विलुप्त हो जाएगा। हम सब लोग यही बात करते थे कि टाइगर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। लोग ये कहते थे अगले 10 साल में, शायद 10 सालों में बाघ आपको जंगलों में तो नहीं दिखेगा, शायद चिड़ियाघर में दिखे। तो उसके बाद जो प्रोग्रेस हुई है उसमें हमारे जो सारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो एक नर्सरी की तरह तैयार होकर आए हैं, और वहाँ बाघों का जो प्रोडक्शन, वहाँ जो ग्रोथ हुई है, नंबरों में विकास हुआ है, वो बहुत अच्छा है और बहुत इम्प्रेसिव रहा है। पर उसके बाद प्रॉब्लम ये हो गई कि जो हमारा सक्सेस प्रोजेक्ट टाइगर की रही है वही हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई है। बाघों की संख्या बहुत बढ़ गई है, वन घटते गए, बाघों की संख्या बढ़ते गए। इससे क्या हुआ कि मानव और जो बाघों में टकराव की स्थिति पैदा हुई है वो एक बड़ी चिंता का विषय हो गया था। तो हमें इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि कैसे, जैसे पांडे साहब ने कहा, कि हम कैसे बाघों को और मानव को, और जो स्पेशली जो गांव वाले जो बाघों के क्षेत्र के बीच में रहते हैं या जो कॉरिडोर हैं, वाइटल कॉरिडोर्स हैं माइग्रेटरी, उनमें कैसे विकसित किया जाए। मेरा एक सुझाव है, सजेशन है, जो मैंने और महाराष्ट्र में भी लागू किया और मैं इधर मध्य प्रदेश में भी हम लागू करने जा रहे हैं। एक कोकून कॉन्जर्वेंसीज करके है, कम्युनिटी ओन्ड, कम्युनिटी ऑपरेटेड नेचर कॉन्जर्वेंसीज। ये जो बाघों, जो अपने टाइगर हैबिटाट्स हैं, जो अपने क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट्स हैं, उनके साथ में लगे हुए जो गांव हैं, ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हीं जगह उत्पन्न होती है। और हमें अपने फॉरेस्ट को अफॉरेस्टेशन करना, रिफॉरेस्टेशन करना, रीवाइल्डिंग करने के लिए हमें जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए। गाँवों से ज़मीन लेना नामुमकिन ही है, क्योंकि एक तो उसकी कीमत इतनी होगी कि शायद सरकार के पास इतने पैसे नहीं होंगे। फिर ज़मीन के साथ लोगों का इमोशनल जुड़ाव है, तो ज़मीन को बेचना नहीं चाहेगा। तो हमने एक इसका फॉर्मूला निकाला कि कैसे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेट की जाए, मैन एनिमल एक हार्मनी में एक साथ दूसरे रह सके, और एनिमल जो गांव वालों के लिए और जो खेत वालों के लिए पहले एक जो उनको वंचित करता था, उनकी कमाई से, रोजगार से वंचित करता था, जैसे वो उनके लिए अब एक प्रोवाइडर हो जाए, उनके एक रोजगार का माध्यम बन जाए। तो हमने वो गांव जो कि जंगलों के साथ लगे हुए हैं, स्पेशली जो टाइगर रिजर्व के साथ में लगे हुए हैं, उनको हमने ज़मीन को गोद लेना चालू कर दिया कि आप अपनी ज़मीन को रिवाइल्ड करिए, ज़मीन आपकी रहेगी, आप रिवाइल्ड करिए। जो आप खेती से सालाना कमाते हैं वो हम आपको पैसा एज कॉम्पनसेशन देंगे फॉर नॉट डूइंग एग्रीकल्चर और रिवाइल्डिंग के लिए। अब अक्षय सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगा, चूँकि आप अलवर से बिलोंग भी करते हैं, आपने वन क्षेत्र में बड़ा लंबा आपको अनुभव रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक दौर ऐसा आया था जब आपने देखा कि सरिस्का बाघ विहीन हो गया था। कितनी बड़ी चुनौती है गाँवों का विस्थापन, आप लोगों के समय पर किस तरह के प्रयास हुए, और अब चूंकि अभी भी बहुत सारे गांव में, सरिस्का की बात करें, रणथंभौर या मुकंदरा की बात करें, नए बनने वाले रामगढ़ विषधारी या कुंभलगढ़ की और चला जाए, तो बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे देखा गया है इसको। क्या लगता है कि ऐसा कौन से काम है, ऐसी कौन सी योजनाएं सामने लाई जा सकती हैं जिससे ग्रामीणों को मनाया जाए कि आप वन क्षेत्र से बाहर जाएं? उनके जो पैकेजेस, जो पर्क्स दिए जा रहे हैं, उनमें क्या और सुधार किया जा सकता है ताकि वो लोग बाहर जाएँ, गाँव से विस्थापन हो पाए उनका और वन्यजीव सुरक्षित रहें? देखिए तिवारी जी, असल बात यह है कि आज जो जंगल का हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं या वनों का काम करना चाह रहे हैं, उनमें ग्रामवासियों को क्या मिल रहा है। ग्रामवासियों को राजस्थान में हमने वन सुरक्षा प्रबंध समिति बनाई, उसके मार्फत उनको कुछ घास मिले, छोटी मोटी चीज़ें मिली जरूर, माइनर फॉर्टी, पर बेसिकली उनका जुड़ाव नहीं हो पाया। ये मैं इसको एडमिट करता हूँ। डिपार्टमेंट में ये रहा कि हम उनको कैसे करें। मान लीजिए सरिस्का की बात है, 2004 में वो टाइगर विहीन हुआ। क्यों हुआ कि वहाँ उनके कैटल घूम रहे थे, जैसे ही कोई टाइगर उसको खाता था, गांव वाले पोचर्स को बुलाते थे, भैया इसको ख़त्म करिए। और वो दौर आया जब पूरा एक हमारे लिए बड़ी एक शर्मनाक घटना थी कि 2004 में बिल्कुल वो टाइगर विहीन हो गया। हमको पॉलिसी ये बनानी है कि कैसे गाँव वालों को वहाँ के उनके लिए सीटें रिजर्व रखी जाए, उनको गाइड बनाया जाए। अभी तक भी इस दिशा में मैं नहीं मानता कुछ ज़्यादा अच्छा काम हो पाया है। और ये एक मेन रीज़न है, हम जब तक ग्रामवासियों को जुड़ाव नहीं करेंगे, जुड़ाव किए बगैर हम आगे बढ़ पाएंगे, ये वो है। आपको क्या लगता है क्या होना क्या चाहिए, मतलब किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ें? देखिए, एक तो ये है कि मेरे को नहीं मालूम और दूसरे स्टेट ने करें, शायद एक आध स्टेट ने की है, आपको उनके लिए पोस्ट रिजर्व रखनी पड़ेंगी। आपका रिक्रूटमेंट करते हैं, मान लीजिए आज आपने वनपाल का, वन रक्षक का आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए सरिस्का के लिए मान लीजिए 50 पोस्ट खाली हैं, तो आप क्यों नहीं आसपास पेरीफेरी के लोगों को उनके लिए रिजर्व करें, 50%, 20% जो भी, तभी तो उनका जुड़ाव होगा। या गाइड में भी उनके लिए कंपलसरी उनका करेंगे, हम उनका तो जुड़ाव कर ही नहीं पा रहे हैं। ये हमारी विभाग की थोड़ी सी ये रही, बाकी हम बहुत अच्छा काम करते रहे। जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है, जुड़ाव बगैर आप किसी को हेल्प ले पाएंगे ये नहीं मानता। साहिब साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अक्षय सिंह जी की बात से कि जुड़ाव बहुत जरूरी है और कुछ इस तरह के नए पैकेजेस भी बनने चाहिए? धन्यवाद तिवारी जी। अभी पूर्व वक्ताओं ने बात की और ख़ासतौर से अक्षय सिंह जी ने बात की। सबसे पहले तो गांव के विस्थापन के बारे में आपने पूछा है, तो इसको जो शब्द में थोड़ा सा खटकता है विस्थापन,
उनको ये चने के कहना चाहिए कि गाँवों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ना है। जब तक वो गाँव सेंचुरी में रहेंगे ना, सेंचुरी में रहेंगे तो उनको ना तो बिजली मिल पाएगी, ना पानी मिल पाएगा, ना कोई उनके बच्चे स्कूल में जा पाएंगे, ना कोई उनको अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल पाएंगी। तो उनको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको ये आप यहाँ इतने सदियों से रह रहे हो वो ठीक है, लेकिन अभी आपको ये सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं चूँकि आप सेंचुरी में रह रहे हो। अगर आप सेंचुरी के बाहर ये एरिया आप हम ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे, वहाँ देखिए तो आपकी जो वो स्थिति रहेगी, वहाँ पे जब आप शिफ्ट होंगे तो यहाँ से आपकी स्थिति कहीं बेहतर हो जाएगी। जब उनको वो कन्विंस हो जाएंगे, जब वो समझ जाएंगे इस बात को, तब वे अपने आप से आपके पास आके कहेंगे कि ठीक है, हमको वहाँ ले चलिए, हम वहाँ रहें। जब तक आप विस्थापन की बात करते रहेंगे तो उनके मन में यही रहेगा कि हमको हटा रहे हैं, और किसी को कहाँ से हटाना ना, उसको मूल चूल जड़ से उखाड़ने के बराबर होता है। किसी पेड़ को आप शिफ्टिंग करते हैं ना तो बड़ी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले उनको गांव को ये बताइए कि हम आपको बेहतर स्थिति में ले जाना चाहते हैं और आपको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, जिससे आपको और आपके बच्चों को जो सुविधाएं आपके पूर्वज नहीं ले पाए वो हम आपको दिलाना चाहते हैं। ये है। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी सरिस्का रणथंभौर पे बहुत काम किया, झालाना पे आपने बहुत काम किया। विस्थापन एक चुनौती है, समझ में आता है। टाइगर चूंकि इकोसिस्टम के पिरामिड के बिल्कुल एक्सिस पे बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसकी भूमिका बहुत अहम है और अच्छी बात भी। और आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई भी कि राजस्थान में 100 से ज़्यादा टाइगर पहली बार ऐसा देखने को मिला कि 100 से ज़्यादा बाघ हो गए। हर जगह बाघ दिखाई देता है। बाघों की संख्या संतुलित रहे, जीन पूल बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों से बाघ लाने की बात हो, या फिर सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को विकसित करने के लिए, जैसे अगर नाहरगढ़ की बात करें थे, टाइगर सफारी बनाने की बात थी, तो क्या ये उपयोगी साबित हो सकती है सरी जी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है और उसके बारे में पांडे साहब ने जो शुरू में बताया था, उसमें बहुत विस्तृत जानकारी थी सबके लिए। अब हम इसको देखिए, एज ए पर्यावरण प्रेमी मैं ऐसे देखता हूँ, बहुत सालों से हम जंगलों के लिए काम कर रहे हैं, बाघों के लिए काम कर रहे हैं। रणथंभौर ने एक एग्जाम्पल सेट किया पूरी दुनिया में, जो बाघ संरक्षण में राजस्थान को कम से कम पर्यावरण और बाघ संरक्षण में टॉप पे ले गया। उसके बाद हमने एक बुरा दौर देखा सरिस्का का, जैसा अक्षय सिंह ने बताया 2004 में जो सरिस्का में बाघ विहीन सरिस्का हुआ। लेकिन अगर आज उसको हम पकड़े रहते और कुछ नहीं करते तो वन विभाग के ये जो अद्भुत प्रयास थे उससे आज सरिस्का में 25 से ज़्यादा बाघ हो चुके हैं, और ये वन विभाग को बहुत बहुत बधाई है इसके लिए। जहाँ तक आपने टूरिज़्म की बात करी या बाघों के जो बढ़ता नंबर है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, देखिए बाघ तो बढ़ता रहेगा अगर आपने नए जंगल विकसित नहीं किए या नए जंगलों को टाइगर रिजर्व में नहीं बनाया। उसके लिए अभी सरकार ने बजट में घोषणा की थी रामगढ़ विषधारी की, उस पर वन विभाग का बहुत काम चल रहा है और जल्दी हम देखेंगे कि वहाँ अगर जल्दी टाइगर शिफ्ट हो जाएँ तो वो भी एक अच्छा टाइगर रिजर्व बन सकता है। हमारे साथ दिनेश दुरानी जी भी मौजूद हैं, तो सरिस्का फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, इस विषय पर दोबारा आएंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि नए टाइगर रिजर्व्स की ज़रूरत तो क्यों है, और जो एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व हैं, खासकर सरिस्का की बात करें या मुकंदरा चूँकि बन गया था और वो भी एक तरह से बाघवीन हो गया, मात्र MT4 बची है, तो क्या लगता है कि नए जो एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व्स हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए उसमें कुछ इस तरह की योजनाएं लाई जाएं, वहाँ नए किस तरह से आपको वहाँ टाइगर को छोड़ना है, रिलोकेट करना है, या नए टाइगर रिजर्व जो आएंगे ताकि बाघों की संख्या संतुलित हो सके? दुरानी जी। पहले मैं सबको सलाम करता हूं सब कि आज ऐसा मौका मिल रहा है हमको स्पेशली इस सब्जेक्ट पे बात करने का। सरिस्का, जैसा कि आप सारे लोगों ने बताया कि सरिस्का बाघ बेहीन हो गया, फिर थैंक टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रीइंट्रोडक्शन हुआ, आज टाइगर रियली डूइंग ग्रेट। ऑफ कोर्स जब कन्फ्रंट्रेशन होता है तो टाइगर मरते हैं, जाते हैं, जैसे ST1 को पोजन कर दिया था, वो चीज़ें चलती रहेंगी। टाइगर आया तो मरेगा भी और टाइगर सर्वाइव भी होगा। रही टूरिज्म वाली बात और लोगों को जोड़ने वाली बात, तो इसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, जहाँ जहाँ टूरिज्म है वहाँ वहाँ टाइगर बचा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा कॉज है जिसको एक दूसरे के पूरक हैं, एंड मैं आपको चाहूँगा कि इस और ध्यान देना चाहिए। और जितना, जैसा कि आज की तारीख में हम रणथंभौर को नर्सरी मानते हैं टाइगर की, उन्होंने थैंक टू दैम कि हमको सरवाइव कराया। अदरवाइज हमने वो दिन देखे थे जब टाइगर नाम की कोई चीज़ नहीं थी सरिस्का में, और हमारी जो जनरेशन, थैंक गॉड कि हमने अपना मुंह बचा लिया जनरेशन को गाली देने से। तो उसी राह पे मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो भी हैं
एंड हमारे आका बैठे हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनसे हमारा ये अनुरोध है कि जितने भी एरिया आप ओपन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमको मालूम है आपको कि वो पूरा इंटैक्ट जंगल है। ओनली थिंग इज़ दैट कि हाँ, वहाँ जानवर नहीं, हार्बीवोरस नहीं है। उनका जितना जल्दी पलायन करा सकें या उनको भेज सकें ताकि एक स्टॉक हो जाए जानवरों के लिए, अदरवाइज गोइंग टू वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे मुकुंदरा ऑलमोस्ट फेलियर के कगार पे है, फिर आपको रिवाइव कराना पड़ेगा। हम वो चीज़ नहीं चाहते। और रहा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सरिस्का में जो हालात चल रहे हैं, दे आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आज की तारीख में जो ऑफिसर्स वहाँ काम कर रहे हैं, आप लोगों की देख रेख में जो काम कर रहा है, रियली आई सैल्यूट द ऑफिसर्स एंड जो फ्रंट लाइन स्टाफ है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। धीरेन्द्र और जी के मन जितना में भी भी शायद एक सवाल है, कुछ आप पूछना चाह रहे थे, ऐसा लगता है। देखिए, अभी पांडे साहब यहाँ बैठे हैं, साया साहब यहाँ बैठे हैं, अक्षय सिंह जी यहाँ बैठे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विचार मेरे मन में है कि वन विभाग ने एक प्रयास किया एक टाइगर रिजर्व बनाने का, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा में टाइगर ले गए, अच्छा काम था, अच्छा प्रयास था, फेल हो गए। कुछ टाइगर मृत्यु हो गई, एक टाइगर वहाँ टाइगर्स बची हुई है। देखिए, ये सब तो चलता रहेगा। और दूसरा, जिस तरह आपने एक प्रश्न किया था, बाघों की संख्या बहुत बढ़ रही है, तो क्या बाघों की संख्या जब तक हम नए टाइगर रिजर्व नहीं बनाएंगे तो क्या कंट्रोल हो पाएगी? मेरा दूसरा ये प्रश्न मैं पांडे साहब से एक्चुअली कर रहा हूँ कि, और प्रश्न तो खैर क्या करूँगा, लेकिन जानना चाह रहा हूँ कुछ, ये इस पर हमारे को सुझाव बताएं कि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व, जैसे अब उनके उसके पॉजिटिव रिपोर्ट भी उसके लिए आई है, तो हम क्या बनाना चाहिए और बनाना नहीं बना रहे हैं तो कब तक उसको बना पाएंगे ताकि हम आगे उस पर काम कर पाएँ? मैं ये बोलना चाहूँगा कुंभलगढ़ के लिए, हम क्यों बार बार टाइगर रिजर्व के पीछे पड़ रहे हैं? क्या लेपर्ड हमारी प्राइम स्पीसी है, बिग कैट है? क्या हम कुंभलगढ़ को, जैसे आज झालाना है वो लेपर्ड के फेमस हो गया, क्या हम इस दिशा में नहीं सोच सकते हम उसको लेपर्ड के लिए रखें? और वहाँ सेटिंग बहुत अच्छी लेपर्ड की, हम क्यों टाइगर को लेके ही वो इतने वो हो रहे हैं? और या राजनीतिक दबाव या इस तरह के दबाव के कारण कि भाई इसको भी डिक्लेयर करना है, बूंदी को कर दिया है, अब इसको भी करना। एक बहुत बढ़िया शानदार जो है वो लेपर्ड सेंचुरी बन सकती है कुंभलगढ़। इस दिशा में कोई सोचना भी नहीं चाह रहा, और उसको वर्ल्ड फेमस हो सकती है। उसकी जो जंगल है, टोपोग्राफी बहुत खूबसूरत है, तो क्यों नहीं हम उसको लेपर्ड के लिए हम उसको एनकरेज करें? पांडे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर भावनाओं से नहीं दिया जा सकता, आपको प्रमाण आधारित उत्तर देना होगा। बहुत संक्षेप में बोलूँगा मैं। सरिस्का और पन्ना से टाइगर का जाना केवल एक ट्रैफिक लेवल से हटाया जाना, इस रूप में देखा जाना चाहिए। आपने टाइगर को सेलेक्टिवली हटा दिया, वहाँ पर बाकी ट्रैफिक लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल मजबूत थी। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे अच्छे थे, हर्बीवोर्स अच्छे थे, कीट पतंगों की प्रजातियों की खाद्य श्रृंखला दुरुस्त थी, पक्षियों की खाद्य श्रृंखला दुरुस्त थी, सारी बातें थीं। तो पन्ना और सरिस्का में जब आप तुरंत आपने रीइंट्रोड्यूस कर दिया टाइगर, तो खाद्य श्रृंखला तो पूरी तौर पर इंटैक्ट थी और वहाँ हमें सक्सेस मिली। अब आप मुकुंदरा और रामगढ़ बिसधारी या कुंभलगढ़, इनको आप सरिस्का और पन्ना से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का जो डिप्लीशन है वो बहुत दीर्घकालिक रहा है। तो साइंस ये कहता है कि आपको रिवाइल्डिंग के लिए, अगर आप पैसिव रिवाइल्डिंग करें तो आपको करीब करीब 40 वर्ष चाहिए। अगर आप एक्टिव रिवाइल्डिंग करते हैं तो आपको कम से कम 10 साल चाहिए, लेकिन रिसोर्सेस बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब उदाहरण अगर हम लेते हैं कुंभलगढ़ का, रामगढ़ बिसधारी भी उसी में आएगा। आपको पहले पेड़ पौधों की पूरी बायोडाइवर्सिटी खड़ी करनी पड़ेगी, पेड़ पौधों में जो लैंडस्केप हेटेरोजेनिटी है उसको खड़ा करना पड़ेगा। वुडलैंड भी होंगे, ग्रासलैंड भी होंगे, रिपेरियन वेजिटेशन भी होगी, बहुत कुछ होगा वहाँ। उसके बाद फिर आपको हर्बीवोर्स की पूरी श्रृंखला विकसित करनी पड़ेगी। आपको ट्रांसलोकेशन भी करना पड़ सकता है, इन सीटू बढ़ाना पड़ सकता है। तो पूरी कंप्लीट रिवाइल्डिंग में ट्रॉफिक कॉम्प्लेक्सिटी, डिस्पर्सल कॉरिडोर और स्टोकास्टिक डिस्टरबेंस, और इन तीनों का संयोग, ये आपको सब कुछ करते हुए साइंस बेस्ड
एक्सपीरियंस बेस्ड, बहुत ठोस क्रियान्वयन करना होगा। क्या लगता है पांडे साहब इसमें कितना समय लग जाएगा? जिस तरह से आप जो रोड मैप आपने बताया उसमें क्या लगता है कि कुंभलगढ़ को या बाकी जिन रिजर्व्स की हम बात कर रहे हैं इन सबको इनकी रिवाइल्डिंग करने में, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को ट्रांसलोकेट करने में कितना समय लग सकता है? जिसमें मेरा बहुत रियलिस्टिक असेसमेंट जो मेरे व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है, जो मैंने पूरी दुनिया भर में देखा है, रिवाइल्डिंग का कोई भी एक्सपेरिमेंट, दुनिया का कोई भी एक्सपेरिमेंट मैं कह रहा हूँ, ट्रूली और फुली सस्टेनेबल होने के लिए करीब 3 डिकेड लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज पहला कदम नहीं बढ़ाएं। आज से अगर हम काम शुरू करते हैं तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये डिकेड चल रहा है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का, इन 10 सालों, ये 10 साल ये तय कर सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो मैं सभी से कहूँगा, वनों, वन्य प्राणियों और लोगों की आजीविका, इस कंबाइन को बेहद मजबूती से साथ लेकर चलें। जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है, इको टूरिज्म इंसान को प्रकृति से जोड़ने का एक रास्ता है। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, उन सभी रास्तों का हमें प्रयोग करना होगा। बार बार मैं कहता हूँ कि इको टूरिज्म का तात्पर्य बेहद धनी लोगों की जो विलासिता है उसको आपको संभालना पड़ेगा। आसपास रहने वाले लोगों की गरीबी को आपको संभालना पड़ेगा, उनकी आजीविका को मजबूत करना पड़ेगा, और साथ में वन्य प्राणियों और वहाँ की जैव विविधता को भी संभालना पड़ेगा। आप इनमें से किसी एक को अलग कर दें, इको टूरिज्म सफल नहीं होगा। तो पूरे राज्य में हमें प्रकृति आधारित समस्याओं के समाधान खोजने होंगे और इसमें समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें समय लगता है। मैं राज चौहान साहब आपके पास एक बार आना चाहूँगा इस बीच में। देखिए, इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, इसको अपन दूसरे उस पर लेके जाते हैं। टाइगर की सब बात करते हैं, लेपर्ड्स की सब बात करते हैं, बर्ड्स की बात कौन करेगा? फ्लोरा और फौना को प्रॉपर डेवलप करने में, उनका संतुलन बनाने में बर्ड्स का कितना बड़ा योगदान है? और सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पे भी आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। नमस्कार, आदरणीय निर्मल जी को मेरा आभार जो आपने इस डिबेट में मुझे शामिल किया। बर्ड्स एक ऐसी स्पीसीज का वो रहता है कि आप बिना बर्ड्स के जंगलों को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो सीड डिस्पर्सन मेथड्स का जो है जंगलों को बढ़ाने में आदमी से ज़्यादा बर्ड्स जो है वो योगदान देती है। हम जंगलों में प्लांटेशन तो कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बर्ड्स का जो सीड डिस्पर्सन है, जैसे वो वो फल खाती है और उसके बीजों से उसका वो करते हैं, ये तो पांडे साहब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजों को फैलाने में बर्ड्स का सबसे बड़ा योगदान है, और जंगलों को भी वही ज़्यादा फैला सकती है। सिटी टूरिज्म में तो हमारे जंगल जिस प्रकार से कटे थे, अब वापस जो है वन विभाग की मददों से वो बढ़ रहे हैं और उनकी सुरक्षा भी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन बर्ड्स के लिए कुछ ऐसे एरिया हैं, जैसे वेटलैंड एरिया में जो है वो दिक्कतें आ रही है। वेटलैंड एरिया में कोई सुरक्षा के ऐसे माकूल प्रबंध नहीं है। आसपास के जो शहर की बर्ड्स है, जैसे चंदलाई चले जाओ, आप मानसागर चले जाओ, अपने बरखेड़ा चले जाओ, वहाँ पे बीच में चौकियाँ लगाई थी, लेकिन वो इतनी सक्सेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो पोचिंग वाले हैं या ये मछली वाले जो ठेकेदार हैं वो उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं। बार बार उनको बचाने के लिए हमें निवेदन करता पड़ता है, और वन विभाग भी मदद करता है, लेकिन केवल वन विभाग और पर्यावरण प्रेमियों के दम पर जो है हम इन्हें नहीं बचा सकते। आम आदमी में भी ये एक जागृति लानी होगी कि वो भी पक्षियों के प्रति, पेड़ों के प्रति अपनी एक भावना ऐसी रखें, जैसे देवतुल्य वनों का आप पांडे साहब ने पहले किताबें बहुत लिखी है देव वनों पे, इस पर। तो हम जिस प्रकार से मंदिर जाते हैं, तो मैंने देखा जिस एरियो में मंदिर है उस एरियो में बर्ड्स और स्पेशली ट्रीज, इनको कोई नहीं काटता, क्योंकि देववनों के विकास, देववन भी जो है इसी तरह से लोगों को बढ़ाने में हमें योगदान देगा। मंदिर है तो मंदिर का भाई इसको पेड़ काटेंगे तो हमारे को पाप लगेगा, ये भावनाएं भी बहुत अच्छी होती है। राज चौहान साहब ने जिस तरह से पक्षियों और वनों के संरक्षण की बात की, पक्षियों की वजह से वनों के फैलाव की बात की, निश्चित तौर पर एक प्रेरणादायक बात है, और निश्चित तौर पर देव वनों को विकास किया जाना चाहिए। उनका चर्चा हो रही है कल, आज और कल, और संदर्भ जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से वन्यजीव संरक्षण, वनों के विकास की बात कर रहे हैं,
इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। उससे पहले एक बार मैं धीरज कपूर जी के पास आना चाहूँगा। धीरज जी ने बहुत अच्छा काम किया झालाना को लेकर, और जितनी इन्होंने झालाना को लेकर जो रिसर्च किए हैं, जितना झालाना के जो पैंथर्स हैं उनको उनकी पहचान और किस तरह से उनके लिए क्या क्या होना चाहिए। धीरज जी, सीधे तौर पर चूंकि सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एक ऐसा विषय हो गया है अब जिसको लेकर के पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और इसको एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है झालाना को। झालाना चूंकि आपने रिसर्च भी की, 75 से ज़्यादा आपने, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, आपने लेपर्ड्स की पहचान की, 45 से ज़्यादा एग्जिस्टिंग अभी भी हैं। क्या झालाना में पैंथर्स का संतुलन बनाए रखने के लिए आमागढ़ कितना जरूरी है, और सिर्फ आमागढ़ ही नहीं, लेपर्ड प्रोजेक्ट्स को किस तरह से प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है? एक तो आपका धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। बहुत अच्छा विषय आपने चूज़ किया है, क्योंकि कल बहुत पिछले कल जो बीता कल है उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, आज भी अच्छा काम हो रहा है, और हम ये चाहते हैं कि अच्छा काम जारी रहे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां भी जो हमारे बचे हुए एनिमल्स और फ्लोरा एंड फौना है वो अच्छी तरह से देख सकें। अब झालाना के विषय में मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ झालाना ही नहीं, पूरी जो अरावली श्रृंखला है जो झालाना से लेकर पूरे NCR रीजन तक जाती है, जिसमें अलवर, अचरोल वगैरह सब शामिल हैं, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अब आप झालाना में देखें, सिर्फ 20 स्क्वायर किलोमीटर में जो काम हुआ है उसमें अब आप देख सकते हैं कि उसका नतीजा ये है कि आज 44 से ऊपर लेपर्ड्स हो गए हैं। झालाना जैसे हम बोलते हैं कि एक नर्सरी बन गया है जहाँ पे बहुत सारे लेपर्ड्स आते हैं, पैदा होते हैं, बट उसके बाद फिर कई लेपर्ड्स कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं। अब इसके लिए ये ज़रूरी है कि पूरी जो अरावली श्रृंखला है उसको डेवलप करना चाहिए एज अ प्रॉपर लेपर्ड हैबिटेट। निश्चित तौर पर आमागढ़ को लेपर्ड कॉरिडोर के तौर पर झालाना से जोड़ना बहुत ज़रूरी भी है, और निश्चित तौर पर ऐसा होना भी चाहिए, और विभाग इस दिशा में काम भी कर रहा है। कुछ विषय ऐसे हैं जो अभी अछूते हैं, जिन पर चर्चा की जानी चाहिए थी। एक वेटलैंड, और दूसरा रेस्क्यू। वाइल्ड लाइफ का रेस्क्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं रोहित से जानना चाहूँगा, रोहित, कितना इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की तरफ हम बात करें? क्योंकि हम जब टाइगर को कंजर्व करने की बात करते हैं या लेपर्ड को कंजर्व करने की बात करते हैं, पूरे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बात करते हैं, तो किस तरह के साधन हमारे पास होने? क्योंकि पिछली कुछ घटनाएं, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं और तकनीकी रूप से ज़्यादा सुदृढ़ हो सकती थी रेस्क्यू टीम। तो एक तो रेस्क्यू, दूसरा वेटलैंड्स की भूमिका को लेकर के आप कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले फर्स्ट इंडिया को साधुवाद, जिनने पर्यावरण संरक्षण के लिए आज ये डिबेट रखी है। और जो आपका सवाल है, सबसे उदाहरण, जैसे आजकल की अगर अपन बात करें तो कल तक रेस्क्यूज़ का काम जो हो रहा था और आज जो हुआ, अभी जयपुर का लेटेस्ट उदाहरण है कि 1.5 घंटे में एक लेपर्ड जो बाहर निकल गया था स्ट्रे करके, उसे विभाग की टीम ने काबू करके तुरंत वापस स्वतंत्र छोड़ दिया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब अपना रिस्पॉन्स फास्ट होता है तो आज जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी लोगों का भय धीरे धीरे कम हो जाता है, कि उनको पता है कि वन विभाग की टीम तुरंत वहाँ पहुँच जाएगी। तो आई थिंक रेस्क्यू रिस्पॉन्स जो है उस पर भी अपने को सारी दिशाओं में, सारे स्टेट्स के अंदर जितने भी वाइल्ड लाइफ के पार्क्स हैं वहाँ पे काम करना चाहिए, और अच्छी टीम विकसित करनी चाहिए जिसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट हो। सो ये एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जो भय वो लोगों के मन में होता है वो इससे बहुत जल्दी कम भी हो जाता है, और एक्सेप्टेंस जो होता है वन्य जीवों के लिए वो बढ़ जाता है। वेटलैंड्स की जहाँ तक बात करें तो जितने भी वेटलैंड्स अपने वन विभाग के क्षेत्र में आते हैं या दूसरे डिविजन्स के क्षेत्र में आते हैं, उन सब पे उनका मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। और जितने भी जहाँ पे अगर आपको लग रहा है माइग्रेटरी स्पीशीज़ काफ़ी आ रही हैं या लोकल नेटिव स्पीशीज़ को भी बहुत सपोर्ट कर रहा है कोई वेटलैंड, तो उसको IBA घोषित करके उसके संरक्षण की स्ट्रेटजी और प्लानिंग विभाग के द्वारा होनी चाहिए। साहिब साहब कुछ कहना चाहिए? इसमें जो लेपर्ड की संख्या जो बढ़ रही है वो तो एक आफ्टर इफेक्ट है। हमारे जो वन विभाग के फ्रंटलाइन स्टाफ है उनका अच्छा प्रयास है, उनका अच्छा डेडिकेशन है कंजर्व करने के प्रति। लेकिन इसको कैसे डील किया जाए, सबसे बड़ी बात है, जैसे कि बार बार लोग कह रहे हैं कि इसके एरिया को एक तो और अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, जहाँ तक पॉसिबल है कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए जाएँ कि ये अगर एनिमल स्पिल ओवर होता है तो कहाँ जाएगा। उस कॉरिडोर विकसित करने के लिए अगर वन क्षेत्र है तो वन क्षेत्र को विकसित किया जाए, और अगर उसमें कोई प्राइवेट क्षेत्र भी आते हैं तो उनका भी अधिग्रहण किया, कंपनसेशन देके उनको अधिग्रहण करके, और एक ऐसे प्लानिंग की जाए कि वो एक झालाना क्षेत्र किसी दूसरे वन क्षेत्र से जुड़ जाए। दुरानी जी के जहन में भी शायद कोई सवाल कौन रहा है इस समय? जी दुरानी जी। सर, आज साहब बैठे हुए हैं, पुराने हॉप साहब और नए हॉप साहब सभी हैं। मेरा अनुरोध है साहब कि जैसा सरिस्का में भालू हुआ करते थे, भालू एक गलती से आ गया राजगढ़ में, वो कैप्चर किया, वो ट्रैंकुलाइज करके लेके आ गए। 2 साल तक बेचारा वो डोलता रहा, और वो फाइनली
एलूफ हो गया। खूब रिक्वेस्ट करी थी, साहब के टाइम में भी रिक्वेस्ट करी थी, चिवाला वार्डन साहब सभी ने कह दिया हाँ आ रहे हैं, चल दिए और आ गए और पहुंच गए। काफ़ी लिखा, खूब हाथ जोड़े थे, काफ़ी प्रोग्राम में हमने रिक्वेस्ट करी थी कि क्योंकि आप देख लिए कि इट यूज्ड टू बी देयर, भालू वहाँ रहते थे, रिचुंडा जगह है, इसका मतलब भालू वहाँ थे। तो क्यों ना हम, जैसा कि अभी अक्षय सिंह साहब ने बोला था कि क्यों ना हम एक ही टाइगर के लिए या लेपर्ड के लिए अपन सारी स्पीसीज होनी चाहिए, क्योंकि ये इस इकोसिस्टम का एक प्रिजर्व करने का तरीका है। जी अक्षय जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे इसमें छोटा सा कुछ, फिर पांडे साहब के पास आएंगे। कुछ टाइम पहले कपूर साहब ने ये कहा था कि जालाना में करीब 45 जो है वो लेपर्ड के करीब काउंटिंग मारे। तो क्या एक एरिया जो केवल 20 स्क्वायर किलोमीटर का है सस्टेन कर सकता है क्या? इतनी नहीं कर सकता पॉपुलेशन को, कहाँ जाएंगे? आउटसाइड जाएंगे। तो जो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो आज की तारीख में तो नहीं है, पर जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क में हो तो वो यहाँ पे भी होगा। हमको प्रे बेस कितना बढ़ाना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमको ग्रासेस वहाँ पे कैसे करनी है वो सोचना पड़ेगा। और मेरा पांडे साहब सुझाव है, क्योंकि ये पूरा एक कॉरिडोर बन रहा है, जालाना, आमागढ़, गलता, ये पूरा जो है ये एक एरिया है, इसमें क्यों नहीं हमें कमेटी बना के एक्सपर्ट्स की और ये देखें कि कहाँ कहाँ हमको ग्रासलैंड बनाने हैं, कहाँ हमको प्रोटेक्शन के लिए चैन लिंक फेंसिंग को बड़ी करनी है सिटी से लगते हुए, ये हम पे इस पर विचार करना पड़ेगा। अदरवाइज एक टाइम वो आ जाएगा जब आम आदमी कहने लगे साहब इनको लेपर्ड को यहाँ से हटाइए या ख़त्म करिए। जवाब दीजिए पांडे साहब। देखिए, किसी क्षेत्र की रिवाइल्डिंग के संदर्भ में जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ट्रॉफिक लेवल्स, जो मैंने पहले कहा, आपको वन अच्छे चाहिए, हर्बीवोर्स बढ़िया चाहिए, और तब आप कॉर्निवोर को सपोर्ट कर सकते हैं। राजस्थान वन विभाग के प्रयत्न इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को इस बात की चिंता है कि अभी लेपर्ड और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, मैं ये याद दिलाऊंगा आप सब लोगों को कि 1970 के दशक की शुरुआत तक, उसके 100 साल पहले से गिर, जो शासन गिर क्षेत्र है, वहाँ लॉयंस की डाइट में करीब 84% जो भोजन था वो वन्य प्राणियों से नहीं, वहाँ के लाइफ स्टॉक से आता था। धीरे धीरे 1970 से लेकर आज तक जो रिवाइल्डिंग निरंतर चल रही है, आज स्थिति यह है कि कोर एरिया में अभी भी करीब 30% डाइट लाइफ स्टॉक की है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जो पेरिफेरल एरियाज हैं वहां आज भी डाइट 70 से 80% लाइफ स्टॉक की है। जी सुनील जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे। मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूँ, जैसे अभी धीरज ने कहा और अक्षय सिंह जी ने कहा और आप कहते आ रहे हैं। मेरा आपसे 3 मूल प्रश्न हैं जो 3 मैं आपसे जानना चाहूँगा, जानकारी चाहूँगा, और मैं इसमें चाहता हूँ कि आगे काम भी बढ़े। पहला, जैसे अभी धीरज ने कहा कि झालाना में 45 लेपर्ड हो गए हैं और अब 45 लेपर्ड के बाद वो निकलेंगे ही, माइग्रेट करेंगे, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी झालाना की वो लिमिटेड है। प्रे बेस का जहाँ तक सवाल आता है, 25-30 लेपर्ड से 45 हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रे बेस उपयुक्त है और लेपर्ड्स ऐसे ही सर्वाइव करते आए हैं, हिस्टोरिकली ऐसे ही सर्वाइव करते आ रहे हैं। और लेपर्ड जनरली आप देखेंगे गाँव के पेरीफेरी के बाहर रहते हैं, जहाँ उनको कैटल और जो प्रे बेस मिलता है उनको मिल जाता है। अब मूल प्रश्न ये है कि ये जैसे आमागढ़ अपना और ये गलता है, ये जो माइग्रेटरी लेपर्ड है झालाना से निकलता है, उसका फर्स्ट स्टॉप है। ये फर्स्ट स्टॉप के बाद बहुत सारे स्टॉप आते हैं, इवेंचुअल डेस्टिनेशन सिरिस्का है। हमें ये कोशिश करनी है, मैं इसका एक विजन डॉक्यूमेंट अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कॉरिडोर्स को जोड़ते हुए बनाएं कि झालाना से और सिरिस्का के बीच में माइग्रेटरी कॉरिडोर्स को वापस स्थापित किया जा सके। अचरोल में लेपर्ड्स हैं और वहाँ पे अगर हम ये कहें कि हमें अभी प्रे बेस बढ़ाना है और हमें उसको अभी डेवलप करना है, हमारे को उसके फ्लोरा एंड फौना देखना है, तो वहाँ पे ऑलरेडी लेपर्ड्स सर्वाइव कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं और मैन एनिमल हारमोनियस रिलेशनशिप वहाँ रह रहे हैं। 1-2 इंसिडेंट होते हैं, वो हर जगह होते हैं। तो एक तो सर विजन डॉक्यूमेंट, एक रोड मैप फॉर फ्यूचर फ्रॉम झालाना टू सिरिस्का। दूसरा मेरा सर सवाल है कि आपने कहा कि टाइगर रिजर्व्स का, आपने कुंभलगढ़ की बात करी, आपने रामगढ़ विषधारी की बात करी। एक बात मानते हैं कि रणथंभौर में जो टाइगर होल्डिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा टाइगर्स हो रहे हैं, आपस में लड़ मर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, शायद मध्य प्रदेश चले जाते हैं। मध्य प्रदेश जाते हैं या आपस में लड़के मरे, उससे अच्छा क्यों नहीं आज ठीक है रामगढ़ में और हमें मुकुंदरा में तैयारियां करनी है, जो तैयारी हम नहीं कर पाए हैं उनको तैयारी करके वहाँ टाइगर रिलोकेट करें। जी पांडे जी बताइए। बहुत संक्षेप में बोलूँगा। पहली बात तो यह है कि
सभी प्रोटेक्टेड एरियाज़ के मैनेजमेंट प्लान बने हुए हैं और इन मैनेजमेंट प्लान्स में, क्योंकि ये प्रमाण आधारित डॉक्यूमेंट्स हैं और इन्हें भारत सरकार से अप्रूवल मिलता है, तो इनमें जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनको एक जगह समाहित करते हुए एक बृहत लैंडस्केप की जो कल्पना आपने मेहता जी आपने बताया, और वो विभाग को करनी होगी और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कमिटीज़ हो सकती हैं, एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स हो सकते हैं, वर्कशॉप्स हो सकती हैं, इस तरह की विचार गोष्ठी हो सकती हैं, हमको करना पड़ेगा। और एक जो विज़न डॉक्यूमेंट है वो मैनेजमेंट प्लान्स के अनुरूप हमें तैयार करना है। जो तैयार हैं उनको एक जगह एकीकृत करना है, पहली बात। दूसरी बात आपने कही, दीर्घकालिक रिवाइल्डिंग में पहला कदम लेना होगा, मैं पहले ही आग्रह कर चुका हूं और उस दिशा में सरकार निश्चित रूप से काम कर रही है। झालाना के बाद आमागढ़ गलता, उधर से सरिस्का, तो ये जो आवाजाही डिस्पर्सल कॉरिडोर्स हैं उसको बेहद मजबूत तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन केवल यही नहीं, राज्य के प्रत्येक ज़िले में जहाँ जहाँ इस तरह के कॉरिडोर्स हैं, जहाँ जहाँ इस तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं और कॉरिडोर्स की आवश्यकता है, उस दिशा में भी हमारा पूरा प्रयत्न चल रहा है। तीसरी बात, आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही है। जंगल में जाने पर टूरिस्ट का जो ध्यान अगर केवल टाइगर की तरफ जाता है, तो ये बात मन को शांत करने के लिए तो ठीक है कि टाइगर चूंकि एपेक्स कॉर्निवोर है तो उसकी पूरी खाद्य श्रृंखला संरक्षित हो रही है। धीरेन्द्र गोदा जी के जहन में भी एक सवाल है, लेकिन चूंकि चर्चा अभी जारी रहेगी इसलिए बहुत सारी बातें हैं जिनको सामने लाने की जरूरत है। यूएम साय साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत ही बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जो वन और वन्यजीव संरक्षण के ऊपर चर्चा कर रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी हम सबको हमने सुना, पांडे साहब, साय साहब, अक्षय सिंह जी और सब। साय साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमें जो जंगलों के अंदर जो ग्रामीण रहते हैं उनको सिर्फ विस्थापन की तरह नहीं देखना चाहिए, उनके भविष्य के में कैसे कैसे सुधार हो इस पर बात करनी चाहिए। तो मैं एक जानकारी देता हूँ साय साहब, मतलब जो एज ए पर्यावरण प्रेमी मैं देखता हूँ कि ये सुनील मेहता जी के प्रयास से सरिस्का में एक ICICI फाउंडेशन को ये लाए, उनसे बातचीत करके काफ़ी सारा बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हम उनके एक ट्रेनिंग सेंटर के उद्घाटन में गए थे, हमने वहाँ देखा कि किस तरह वो पेरीफ्रीज के गांवों के बच्चों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और जॉब गारंटी भी दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि केवल सरिस्का में ही नहीं, सब जगह ऐसे काम होते रहने चाहिए ताकि जंगलों से जो लोग जिनको पता ही नहीं है, जैसा भी बताया पांडे साहब ने कि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनके पास बिजली, पानी, एजुकेशन कुछ नहीं है, उनको हम और उनके लिए अच्छे प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दुरानी जी की बात जो दुरानी जी ने कही सरिस्का के लिए बताया कि 2008 के सर्वे को ही हम मान रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है पांडे साहब से, सर हमें इस पर भी एक बार विचार करना पड़ेगा कि कैसे और बेहतर इनके हम ग्रामीणों को शिफ्ट कराने के लिए और अच्छा काम कर सकते हैं। इसी बात को शायद साय साहब भी आगे बढ़ा रहे हैं। जी, मैं एक्चुअली जो सुनील मेहता जी ने कहा कि वुल्फ के लिए अभी कहीं सोच नहीं रहे हैं लोग बाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो वो मैं भी पहले से कहता आया हूँ कि वुल्फ के कंजर्वेशन के, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए फर्दर कुछ प्रयास हमको करने चाहिए। मैं पांडे जी से आग्रह करूँगा कि अभी तोमर साहब नहीं है चीफ वाइल्ड वार्डन, लेकिन आप कम से कम एक कंबलगढ़ में एक प्रोस्पेक्टिव एरिया है जहाँ पे वुल्फ की ब्रीडिंग बहुत अच्छे से हो सकती है, वुल्फ की सेटिंग भी होती है, सुमेरपुर एरिया है जहाँ पे, तो वहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनवाएं और जिससे वुल्फ को प्रोपोगेट किया जा सके, फर्दर उसका डेवलपमेंट किया जा सके। आने वाले समय के लिए तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो पृथ्वी, हमारा जो ग्रह है, वो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल लिमिटेड हैं, कोई अनलिमिटेड नहीं है। ये हमको सबको समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए। इसका हम संरक्षण अगर अच्छे से करेंगे, उनके सबसे मिलजुल के करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को भी ये संरक्षण जो रिसोर्सेज हैं उनके मतलब लाभ मिल पाएंगे। अदरवाइज फिर ये धीरे धीरे हम समाप्त हो जाएंगे, तो हमको उस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज की चर्चा वन और वन्यजीव को लेकर के कल, आज और कल विषय पर है, तो सुनील जी बहुत संक्षेप में क्या सुझाव देना चाहेंगे आने वाले कल के लिए? आने वाले कल के लिए सबसे पहले हमें जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि फॉरेस्ट एरिया को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, और फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज़ करके जो जैसे पांडे साहब ने कहा उसकी बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करना चाहिए। उसके बारे में बहुत गहन तरीके से विचार करके उसके बारे में रोड मैप और विजन डॉक्यूमेंट बना के आगे बढ़ना चाहिए।
टाइगर्स की संख्या बढ़ेगी, अपना बढ़ेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, लेपर्ड्स की संख्या बढ़ेगी और बढ़ेगी, पर उनके लिए उपयुक्त घर चाहिए। वो उपयुक्त घर की तरफ हमें जोर से ध्यान देना चाहिए। दुरानी जी। मेरा आप सभी को सुझाव है कि जो अभी जिस हालत में हम चल रहे हैं, जैसा कि कहते हैं संकुचित हमारे पास साधन है, साधन के लिए आईसीआईसी जैसे आईसीआईसी फाउंडेशन आई है और सरिस्का टाइगर फाउंडेशन भी अभी इस सहयोग से उनके साथ काम कर रही है। इस तरह लोगों से जोड़ेंगे तो आई एम श्योर दैट ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक ब्रिज मिलेगा, ताकि जो लोकल पब्लिक है उससे हम जुड़ सकते हैं और जो कन्फ्लिक्ट होता है जो गांव वालों से और जंगलात से, वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें अपन को जोर देना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। राज चौहान साहब। मेरा वन विभाग और पांडे साहब से यही निवेदन है कि हमारे जयपुर या अन्य क्षेत्रों में जो एनक्रोचमेंट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ झालाना में 1981 से जा रहा हूँ, 81 में जो जंगल था वो आज नहीं है, क्योंकि वो एनक्रोचमेंट होता होता सुकड़ता हुआ एक मामूली उसमें रह गया और बड़े प्रभावशाली लोगों ने एनक्रोचमेंट करा। कुछ केसेज भी चल रहे थे, उन केसेजों का भी विभाग ध्यान देवे और उनको उठावे, क्योंकि मैं उस समय जब डॉक्टर रमेश यहाँ पर थे तब झालाना में कई वो चलते थे अपने क्या नाम ये क्रैशर्स के लिए भी उन्होंने हमसे कहा कि भाई आपका एनजीओ कुछ करे तो हम इनको बंद करवा सकते हैं। तो माइनिंग के लिए हम सीईसी गए, सीईसी में भी हमने काफ़ी कदम उठाया, हमें धमकियाँ भी मिली, लेकिन हम अपने अड़िग रहे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस एनक्रोचमेंट वाले मामलों पर भी थोड़ा ध्यान दें ताकि इन जानवरों को शहरों में आने से रोका जा सके। धीरज कपूर जी। अभी हमने देखा कि झलाना, आमागढ़, नारगढ़, अचरोल, ये सब एक आइसोलेटेड पॉकेट्स बनते जा रहे हैं फॉर लेपर्ड्स। अब आने वाले समय में मेरा यही सुझाव रहेगा कि हम लोग इनके बीच कॉरिडोर अगर हैं तो उनको बेहतर बनाएं, उनको सुरक्षा दें, अगर नहीं है तो किसी ना किसी तरह से कॉरिडोर बनाने की हम लोग चेष्टा करें। इससे लेपर्ड का आदान प्रदान और बाकी अन्य जीवों का भी आदान प्रदान रहेगा। और अभी तो सिर्फ झलाना ही वर्ल्ड मैप पे है, अगर हम राजस्थान में ऐसा काम करते हैं तो पूरा राजस्थान ही हमारा लेपर्ड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पहचाना जाएगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। धीरेन्द्र गोदा जी। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हमने टाइगर शिफ्ट किए रणथंभौर से सरिस्का में, वहीं से शिफ्ट किए मुकुंदरा में। हम राजस्थान में जो टाइगर शिफ्ट कर रहे हैं वो सिर्फ रणथंभौर से कर रहे हैं। तो मेरा पांडे जी को एक छोटा सा सुझाव तो ये है कि वो प्रयास ऐसे हों कि दूसरे राज्यों से भी टाइगर हम राजस्थान में लाएं और जीन पूल को उसमें परिवर्तित कर सके दूसरे जीन पूल्स में। दूसरा मेरा मानना है कि अभी रणथंभौर में हमने देखा कि किस तरह विभाग ने पांडे साहब की लीडरशिप में एक कदम उठाया और टैंकर मुक्त रणथंभौर करने के लिए उन्होंने सोलर पैनल्स के जरिए पानी पहुंचाने का काम किया है। ये काम दूसरे जंगलों में भी होना चाहिए। अक्षय सिंह जी। एक जूली फ्लोरा के मैनेजमेंट का देखता हूँ। मैं कुछ टाइम पहले अजमेर में सीसीएफ था, तो नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, पूरी तरह से जो हमारे फॉरेस्ट बीट थे वहाँ पे पूरी तरह से जूली फ्लोरा आ चुका है। अब चूँकि फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बन चुका है, तो पांडे साहब से मेरा निवेदन है कि उसके थ्रू उनको हटा के उसकी चाहे नीलामी करें और वहाँ पे अपने बायोडाइवर्सिटी हो और नए जंगल विकसित किए जाए। वो एरिया राजस्थान में बहुत जूली फ्लोरा बहुत तेज़ी से फैल चुका है, उस पर रोक लगा के नई स्पीसीज करें और बायोडाइवर्सिटी हो, इसके लिए मैं निवेदन। रोहित गंगवाल। सर, जैसे धीरज जी ने बताया, मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव रहेगा कि जो अपन कॉरिडोर्स बनाने की बात कर रहे हैं उसमें एक सेफ़ पैसेज होता है वाइल्ड लाइफ के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आज गलता है और झालाना है, इसको कनेक्ट करती है एक हाईवे की रोड। तो अगर उस रोड के ऊपर एक जानवरों के लिए सेफ़ पैसेज बना के अपन एक पहला ये पैसिव हाईवे एनिमल्स के लिए बनाए, तो आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड विद अदर एरियाज़ ऑल्सो पूरे राजस्थान में, जिससे जानवरों को ये मिल पाए। और जयपुर में करने का मुख्य कारण ये भी रहेगा कि यहाँ सबकी नज़र में है, वहाँ से लेपर्ड्स रेगुलरली क्रॉस करते हैं, ये सबकी नज़र में है। पांडे साहब, चूंकि तमाम विशेषज्ञों के सुझाव भी आए, क्या कहना चाहेंगे आप? संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि चर्चा को कुछ देर में समाप्ति करना है। बड़ा बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, तो जो सुझाव आए उनको किस रूप में उनको आगे बढ़नी चाहिए चीज़ें, और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इस विचार विमर्श में बड़े अच्छे सुझाव मिले हैं और निश्चित रूप से विभाग उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा। प्रमाण आधार जो लोगों के, आप सब लोगों के अनुभव हैं और जो साइंस कहती है, इन सब को साथ देखते हुए हम क्रियान्वयन करेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी विषय आपने उठाए हैं उनमें विभाग क्रियान्वयन प्रारंभ कर चुका है। मैं आपको ये कहूँ,
एक हमने छोटा सा कार्यक्रम इसी तरह का आयोजित किया, उसमें आपने ये मदद की है। मैं उसको नाम देता हूँ चाय पर आलोचना। चाय पर चर्चा की बजाय चाय पर आलोचना, और लोगों को आमंत्रित करता हूँ और ये कहता हूँ कि विभाग की अच्छाइयाँ मत गिनाइए, आप हमारी गलतियाँ बताइए और उन गलतियों को सुधार करने की दिशा में हमें रास्ता बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही शानदार चर्चा रही, खासकर जो हमारी थीम थी कल, आज और कल। और चूंकि हमने विषय ऐसा चुना जो इस समय मानव जाति को, वन्यजीव जगत को, उनको संरक्षित करने के लिए जो सबसे बड़ा विषय हो सकता है वो होता है वन वानिकी। तो वन और वन्यजीव का संरक्षण होगा तो निश्चित तौर पर, जैसा पांडे साहब ने भी कहा, मानवता बची रहेगी। वनों का विकास कैसे हो, टाइगर रिजर्व्स की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, जो वन्यजीव हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या को कैसे संतुलित किया जाए, तमाम तरह की जो चर्चा थी बहुत ही स्वस्थ चर्चा रही। उम्मीद की जानी चाहिए कि वन विभाग जिस तरह के सुझाव आज इस चर्चा में आए उनको अमल में भी लाएगा, उन पर काम करेगा और वन और वन्यजीव का विकास बहुत तेज़ी से होगा। नमस्कार।